क्या हमने कभी ये सोचा है कि नैतिकता मतलब मोरालिटी ये सिर्फ कोई बड़ी बड़ी किताबों या फिलॉसफी की क्लास में सुनने वाली बात है, या फिर इसका हमारे रोजमर्रा के फैसलों पर भी कोई असर पड़ता है? जैसे हम किसे वोट दें, बाजार से क्या खरीदें, या हम एक दूसरे के साथ कैसे रहें। आज हमारे हाथ जो दस्तावेज लगे हैं वो इसी सवाल की जड़ तक जाते हैं। इनका शीर्षक है व्यवहारिक जीवन में नैतिकता का सार तत्व। और ये सोर्स मटेरियल इस बात का विश्लेषण करता है कि नैतिकता के जो सिद्धांत हैं वो असल जिंदगी के अलग अलग मैदानों में, मतलब सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक लाइफ में कैसे काम करते हैं, या शायद कहाँ फेल हो जाते हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोई भी सिद्धांत, वो कितना भी महान क्यों ना हो, उसकी असली परीक्षा तो इंसानी जिंदगी में ही होती है ना। ये दस्तावेज नैतिकता को सिर्फ एक किताबी सोच नहीं मानते हैं, बल्कि उसे असली दुनिया की कसौटियों पर कसकर देखते हैं। और इसे समझने के लिए एक शब्द को पकड़ना बहुत जरूरी है, शुभ। शुभ, इसका मतलब तो हम आम तौर पर अच्छा या गुड समझते हैं। क्या यहाँ इसका कोई खास मतलब है? बिल्कुल। इन दस्तावेजों में शुभ का मतलब सिर्फ एक अच्छा काम नहीं है, बल्कि कोई भी ऐसा नतीजा जिससे किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज का भला हो, यानी अ कलेक्टिव गुड। तो आज की हमारी पूरी चर्चा इसी सवाल के इर्द-गिर्द घूमेगी कि हमारे काम इंडिविजुअल गुड के लिए हैं या कलेक्टिव गुड के लिए। अच्छा, तो ये है हमारा सेंट्रल सवाल। चलिए फिर शुरू करते हैं सामाजिक जीवन से। हमारे आस पड़ोस में, हमारे रिश्तों में ये शुभ कहाँ नजर आता है? देखिए, स्रोत की शुरुआती लाइन ही बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि समाज का मतलब ही है सह अस्तित्व और सहभागिता, यानी साथ मिलकर रहना और एक दूसरे का साथ देना। इसी कॉन्टेक्स्ट में कोई भी ऐसा काम जो एक सामूहिक लक्ष्य को पाने के लिए किया जाए, वो नैतिक है, वो शुभ है। सीधी सी बात है, समाज में जितने ज्यादा शुभ कर्म होंगे, समाज को उतना ही ज्यादा शुभ यानी कलेक्टिव गुड हासिल होगा। सुनने में तो ये बहुत आदर्शवादी लगता है, पर इन दस्तावेजों में आज के सामाजिक हालात पर भी एक टिप्पणी है जो थोड़ी चिंताजनक है। वो कहते हैं कि समाज के कुछ वर्गों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है और सामाजिक चरित्र में गिरावट आई है। ऐसा क्यों? इसकी वजह बताई गई है कि इंसान अपने उत्तरदायित्व, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूलता जा रहा है। और इस गिरावट का एक बहुत बड़ा कारण आज के भौतिकवादी मतलब मटीरियलिस्टिक समाज को बताया गया है। जब इंसान का लक्ष्य सिर्फ पैसा, शोहरत और सुख सुविधाएं बन जाता है, तो फिर सही और गलत का फर्क मिटने लगता है। यहाँ एक बहुत चौंकाने वाला उदाहरण दिया गया है सिविल सेवाओं का। ये तो हमारे समाज की सबसे प्रतिष्ठित नौकरियों में से एक मानी जाती हैं। लोग सालों मेहनत करते हैं एक सम्मानजनक जीवन के लिए। सही कहा, लेकिन स्रोत इसी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कोई व्यक्ति तैयारी तो करता है सम्मान और सेवा के लिए, लेकिन एक बार सफलता मिल जाने के बाद वो भ्रष्टाचार की तरफ जा सकता है। उसका लक्ष्य कलेक्टिव गुड्स से हटकर इंडिविजुअल गेन बन जाता है। को शुभ की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ये एक तरह से सिस्टम में नैतिकता के क्षरण का प्रतीक है। पर क्या सब कुछ इतना ही नकारात्मक है? इसमें एक सकारात्मक बदलाव का भी जिक्र है, खासकर महिलाओं को लेकर। हाँ, और ये एक जरूरी पहलू है। स्रोत कहते हैं कि पहले के मुकाबले आज महिलाएं अपने अधिकारों और कर्तव्यों को लेकर ज्यादा जागरूक हुई हैं। ये सामाजिक चेतना का बढ़ना भी एक तरह का सामाजिक शुभ ही है। हाँ, तो यहाँ मुख्य बात ये निकल कर आती है कि किसी भी व्यक्ति में नैतिकता की पहली नींव उसका कर्तव्य बोध ही रखता है, और ये बोध उसे घर से, समाज से और आसपास के माहौल से मिलता है। ठीक है, तो अगर समाज में व्यक्ति का ध्यान इंडिविजुअल गेन पर इतना ज्यादा है, तो इसका असर हमारी राजनीति पर कैसे पड़ रहा होगा? क्योंकि राजनीति तो समाज का ही एक बड़ा रूप है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। राजनीतिक जीवन में नैतिकता का आधार होता है सामाजिक न्याय, एक ऐसा समाज जहां सबके लिए बराबरी हो। लोकतंत्र में इसकी नैतिक संहिता बनती है न्याय, बंधुत्व और धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्यों से। हमारे जनप्रतिनिधियों से मतलब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से उम्मीद की जाती है कि वो इन मूल्यों को बनाए रखेंगे। लेकिन यहाँ भी उम्मीद और हकीकत में एक बड़ा फासला दिखता है। स्रोत कहते हैं कि जहाँ जनप्रतिनिधियों से सेवा और न्याय जैसे शुभ की उम्मीद की जाती है, वहीं असल में वो अपने स्वार्थ पूरे करने में लग जाते हैं। यश, धन, सत्ता, ये निम्न कोटि के मूल्य उन पर हावी हो जाते हैं। और इसका नतीजा बहुत गंभीर होता है। जब राजनीतिक कर्म अनुचित होते हैं तो स्रोत उसे राजनीतिक पाप कहते हैं। राजनीतिक पाप? हाँ,
इसी से अपराध का राजनीतिकरण होता है, लोगों में गुस्सा और अलगाववाद बढ़ता है और समाज टूटने लगता है। ये सीधे सीधे कलेक्टिव गुड के खिलाफ जाता है। तो इसका समाधान क्या है? क्या सारी जिम्मेदारी नेताओं की है? नहीं, और यहीं पर ये दस्तावेज एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो ये कि सिर्फ नेताओं का अपने नैतिक दायित्व को जानना काफी नहीं है, आम जनता को भी अपने नैतिक कर्तव्य के प्रति सजग होना होगा। पर क्या ये कहना आसान नहीं है? एक आम इंसान जो अपनी रोज की जरूरतों और संघर्षों में उलझा है, वो राजनैतिक शुभ जैसी बड़ी बड़ी बातों के बारे में कैसे सोचे? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन स्रोत का तर्क है कि लोकतंत्र में सरकार या पूरी राजनीतिक व्यवस्था वो लोगों की भावनाओं और सोच का ही आईना होती है। अच्छा। अगर जनता जाति, धर्म या छोटे-मोटे लालच से ऊपर उठकर सही प्रतिनिधि चुनने की कोशिश करेगी, तभी वो चुने हुए लोग भी राजनीतिक शुभ यानी कलेक्टिव गुड की दिशा में काम करने के लिए मजबूर होंगे। मतलब जिम्मेदारी दोनों तरफ है। बिल्कुल। तो राजनीति में स्वार्थ साफ दिखता है, पर क्या यही चीज हमारी अर्थव्यवस्था को भी चला रही है? क्योंकि पैसा तो हर जगह है और राजनीति में स्वार्थ का एक बड़ा कारण भी पैसा ही है। बिल्कुल। अर्थव्यवस्था को तो किसी में समाज और राजनीति की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। यहाँ नैतिकता का सिद्धांत बहुत सरल है। जब किसी की जरूरतें शुभ कर्मों यानी सही तरीकों से पूरी होती हैं तो वो नैतिकता है, और जब वो अशुभ कर्मों यानी गलत तरीकों से पूरी होती हैं तो वो अनैतिकता है। इसका कोई ठोस उदाहरण है इन दस्तावेजों में? हाँ, आर्थिक मंदी का एक उदाहरण दिया गया है। जब लगभग 1000 आर्थिक इकाइयां बंद हुईं तो हजारों लोग बेरोजगार हो गए। इसका असर सिर्फ उन लोगों पर नहीं बल्कि पूरे समाज और अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा पड़ा। स्रोत ये भी बताते हैं कि जब किसी को अपनी क्षमता के हिसाब से काम नहीं मिलता तो वो मजबूर होकर चोरी, घूसखोरी या जाली नोट बनाने जैसे गलत रास्तों पर जा सकता है। ये हालात अनैतिकता को जन्म देते हैं। इसमें भारत जैसे कृषि प्रधान देश के बारे में भी कुछ कहा गया है। हाँ, कहा गया है कि आर्थिक शुभ या इकोनॉमिक गुड सिर्फ अमीर वर्ग तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। आर्थिक नीतियां बनाते समय छोटी आर्थिक इकाइयों, छोटे उद्योगों और किसानों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर विकास का फायदा सिर्फ कुछ लोगों को मिलेगा तो समाज में असंतोष और अनैतिकता की स्थिति पैदा होगी। एक मिनट, यहाँ दो बड़े शब्द इस्तेमाल हुए हैं, उपभोक्तावाद यानी कंज्यूमरिज्म और उपयोगितावाद यूटिलिटेरियनिज्म। सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर क्या इनमें कोई फर्क है जिसके बारे में स्रोत बात कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। उपभोक्तावाद का मतलब है ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदने और इस्तेमाल करने की संस्कृति। मतलब मेरे पास क्या है, इसी से किसी की पहचान बनती है। ठीक है। उपयोगितावाद एक दार्शनिक सिद्धांत है जिसका मूल विचार है ज्यादा से ज्यादा लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला। लेकिन आज के बाजार ने उपयोगितावाद को सिर्फ आर्थिक लाभ तक सीमित कर दिया है। अच्छा। तो उपभोक्तावाद हमें ज्यादा खर्च करने को उकसाता है और बाजार का उपयोगितावाद सिर्फ प्रॉफिट देखता है, सामाजिक जिम्मेदारी नहीं। तो स्रोत का कहना है कि बाजार को आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को भी पूरा करना चाहिए। और शायद सबसे बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी तो हमारे पर्यावरण के प्रति है, जिसके बिना न कोई समाज टिक सकता है और न ही कोई अर्थव्यवस्था। इस पर स्रोत क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पर्यावरण तो मानवीय सभ्यता का आधार है। हमारे ऋषि मुनियों ने नदियों को माँ और पेड़ों को देवता का दर्जा दिया था। ये सिर्फ एक भावना नहीं थी, ये एक गहरी नैतिक समझ थी कि हमारा अस्तित्व प्रकृति पर निर्भर है। इस संदर्भ में नैतिकता का मतलब है पर्यावरण का संरक्षण करना और इकोलॉजिकल बैलेंस जैसे शुभ को हासिल करना। लेकिन यहाँ भी विरोधाभास साफ है। एक तरफ हम प्रकृति की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ उसे ही नष्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति ने इंसान को स्वार्थी बना दिया है। विकास की अंधी दौड़ में हमने प्रकृति का इतना निर्मम दोहन किया है कि जंगल, जीव जंतु सब संकट में हैं। और ग्लोबल वार्मिंग? हाँ, और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं हमारे दरवाजे पर खड़ी हैं। ये हमारे कलेक्टिव सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मुझे लगता है हम उसी डाल को काट रहे हैं जिस पर बैठे हैं। सही कहा। और इसका मूल कारण है प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित और लालची इस्तेमाल। यहीं पर सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा आती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ, इसका मूल विचार ही नैतिक है कि हम प्रकृति का इस्तेमाल ऐसे करें कि हमारी जरूरतें भी पूरी हों और आने वाली पीढ़ियों के अधिकार भी सुरक्षित रहें। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक मॉडल नहीं है, ये एक एथिकल कमिटमेंट है। तो हमने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय इन सभी पहलुओं को देखा है। इन सब में एक ही धागा है, व्यक्तिगत लाभ और सामूहिक भलाई के बीच का संघर्ष। आखिर में ये सब आकर शासन,
यानी गवर्नेंस पर टिक जाता है कि सिस्टम को चलाया कैसे जा रहा है। एकदम सही। स्रोत के अनुसार शासन में नैतिकता ही सुशासन यानी गुड गवर्नेंस है। इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम जो न्यायपूर्ण हो, पारदर्शी हो और जिसमें सबकी जवाबदेही तय हो। आजकल टेक्नोलॉजी और सूचना क्रांति की बहुत बात होती है। क्या इससे शासन में नैतिकता बढ़ी है? स्रोत कहते हैं कि हाँ, इससे पारंपरिक शासन के तरीके बदले हैं। जहां पहले लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार का बोलबाला था, वहीं आज सूचना के अधिकार, आरटीआई, सोशल मीडिया और एनजीओ की वजह से जनता ज्यादा सवाल पूछ सकती है। ग्राम पंचायत और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी बढ़ी है। ये सुशासन की दिशा में एक नैतिक कदम है। तो क्या टेक्नोलॉजी ही सुशासन का रामबाण इलाज है? नहीं, टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल है। असली बदलाव तब आता है जब शासन में जन भागीदारी सुनिश्चित होती है। लोगों की भागीदारी। हाँ, जब तक जनता की आवाज नहीं सुनी जाएगी, जब तक फैसले बंद कमरों में होते रहेंगे, तब तक जनता का कल्याण रूपी शुभ हासिल नहीं किया जा सकता। तभी लोकतंत्र की वो परिभाषा जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन अपने असली मकसद को पूरा कर पाएगी। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ये साफ है कि नैतिकता कोई हवाई विचार नहीं है। यह हमारे सामाजिक रिश्तों से लेकर हमारे वोट देने के फैसले, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे पर्यावरण के साथ हमारे संबंधों की बुनियाद है। ये हर स्तर पर हमारे व्यवहार को दिशा देती है। निष्कर्ष यही है कि इंसान को सबसे पहले अपने कर्तव्य का ज्ञान हो और फिर वो उस ज्ञान की रोशनी में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करे। स्रोत के शब्दों में कहूं तो इंसान को शुभ की कई श्रेणियों में से सर्वोच्च शुभ, दी हाईएस्ट गुड को पाने की कोशिश करनी चाहिए। सर्वोच्च शुभ, ये एक बड़ा विचार है। और आज की इस चर्चा के बाद ये सोचने वाली बात है कि हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में ये सर्वोच्च शुभ कैसा दिखता है और उसे पाने के लिए हमारा पहला कदम क्या हो सकता है।